अस्सलाम वालेकुम जी, सालाना का सलाम कबूल कीजिएगा। मेरे यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद करता हूँ। आज मैंने वज़ीर आज़म साहब की बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है जो आपसे शेयर करनी है। और इस गुफ्तगू में दिलचस्प पहलू ये है कि एक सवाल कि कातिल ही खुद मकतूल की जगह खड़े होकर बयान दे दे तो आप कैसा महसूस करेंगे। हबीब जालिम ने जो कहा कि मैं नहीं मानता, तो ये तो मुझे कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए। लेकिन ये भी वो लोग कह रहे हैं जिनको हमने कहना है कि हम आपको नहीं मानते। आज शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू का ज़रा मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर लूँ और उस पर ज़रा गुफ्तगू करना चाह रहा था। वज़ीर आज़म साहब ने आज एक तकरीब से इस्लामाबाद में खिताब करते हुए फरमाया कि पाकिस्तान पे कर्ज़ों का पहाड़ है और हम कब तक कर्ज़ों की ज़िंदगी गुजारेंगे। उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की कि अब हम कहीं जाते हैं तो सामने वाला ये कहता है कि शायद हमने कशकोल पकड़ रखा है, और अगर हमारे हाथ में कशकोल ना भी हो तो वो ये समझता है कि हमने कशकोल अपनी बगल में दबा रखा है। इससे ज़्यादा पाकिस्तान की बेइज्जती मेरा ख्याल है और कोई नहीं हो सकती कि वो लोग जो पाकिस्तान की तबाही के ज़िम्मेदार हैं, आज वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि ये तबाही कैसे आई। एक दिन पहले मैं आपसे शेयर करता हूँ कि वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान कर्ज़ों के पहाड़ के नीचे दबा हुआ है। तो ये कर्ज़े किसने लिए और ये कर्ज़े कहाँ गए, इस पे गुफ्तगू करूँगा। देखिए, पाकिस्तान ने 1958 में आईएमएफ से पहला कर्ज़ा लिया है और आप हैरान होंगे कि हमने मगरबी जर्मनी को कर्ज़ा दिया था। अब वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जी ये कर्ज़ों का पहाड़ हमारे सर पे है, तो उनसे कोई ये नहीं पूछता कि आपकी जमात ने 5 बार आईएमएफ के पास गई और 5वीं दफ़ा आप जा रहे हैं, आईएमएफ के चरणों में बैठ रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 7 दफ़ा आईएमएफ के पास जा चुकी है। यानी इन दोनों जमातों ने मिलके अब तक 12 बार हम आईएमएफ के पास गए और पाकिस्तान को जो कर्ज़े मिले वो आज तक ये नहीं पता चल सका कहाँ चले गए। मैं बताता हूँ कहाँ चले गए। ये कर्ज़े जब हम लेते हैं और इसका मकसद होता है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाएं, को अपने तरक्याती कामों पे लगाएं। लेकिन आप जान के हैरान होंगे कि जब ये कर्ज़े लिए गए तो जिन जिन दौर में लिए गए उन दौर में हैरत अंगेज़ तौर पे मुस्लिम लीग नून के असासे हुक्मरानों के बढ़े। एक फैक्ट्री थी जो बाद में 33 फैक्ट्रियों पे गई। फिर आपने पूरी दुनिया में आपके बैंक अकाउंट खुले, आपके बच्चों के नाम पे बैंक अकाउंट खुले और उनमें अरबों खरबों रुपए ट्रांसफ़र हुए। आपने पूरी दुनिया में जायदादें ली, वो यूएई हो, बरतानिया हो, अमेरिका हो, आपने हर जगह पे कर्ज़े ली, वो अपनी महल बनाए। उसके बाद ये कि 16 अरब रुपए का शहबाज शरीफ साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग का फर्द जुर्म आयद करनी थी, जो आज तक नहीं हो सकी। मियां नवाज शरीफ साहब का आपके इल्म में है कि उनके ऊपर कौमी ख़जाना खुर्द-बुर्द करने के सर्टिफाइड केस बने जिनमें उन्हें सज़ाएँ भी हुई। इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर आज शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि हम अगर कशकोल ना भी पकड़ के जाएँ तो जिस मुल्क में जाते हैं वो ये समझते हैं कि हमने कशकोल बगल में दबा रखा है। तो ये किसने इस्टेब्लिश किया था कि हम फ़कीर हैं? किसने ये कहा था कि हम बेगर्स कैन नॉट बी चूज़र? और जिसने ये कहा था कि हम गैरत की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और हम किसी के ग़ुलाम नहीं, भीख नहीं मांगेंगे, अपने पैरों पे खड़े होंगे, उसको किस जुर्म की सज़ा के तौर पे जेल में बंद किया गया। दुख और अफसोस की बात यह है कि आज तक हम अपनी नाकामियों को ना समझ सके, ना अपने कातिलों का तयन कर सके। हम बार बार अपने कातिलों को, अपने ख़जाने के लूटने वालों को अपने सर पे बिठाते हैं। 1991 में भारत डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था, पाकिस्तान भी उसी तरह की सूरत हाल में था। नरसिम्हा राव आए और उन्होंने आने के बाद भारत के लिए मुआशी रस्ते बनाए और आज भारत दुनिया की तीसरी बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत है। आप जान के हैरान होंगे कि जो भारतीय एक सरमाएदार ख़ानदान की अभी शादी हुई है, उस शादी में जो ख़ातून ने ज़ेवर पहन रखा था, उसकी कीमत इतनी ज़्यादा थी जितनी हम पाकिस्तानी अवाम को बिजली के अंदर सब्सिडी नहीं दे सके, क्योंकि आईएमएफ ने हमें उसकी इजाज़त नहीं दी। तो
अगर हम ये समझें कि अभी हम आज़ाद हैं तो इससे ज़्यादा बड़ा मजाक कोई नहीं होगा। पाकिस्तान तो IMF के चरणों में हम गिरवी रख चुके हैं। यही वजह है कि जर्मनी में काम करने वाला, हॉलैंड में काम करने वाला एक शख्स आता है और हम उसे वज़ीर ख़ज़ाना बना देते हैं। और वो वज़ीर ख़ज़ाना क्या आप समझते हैं कि जिसकी इस मिट्टी से कोई लॉयल्टी नहीं, वो पाकिस्तान की मिट्टी से वफ़ादारी कैसे निभा सकता है? और जब कभी मुश्किल वक्त पड़ेगा तो वो तो बैठेगा और हॉलैंड चला जाएगा, आप उसका क्या कर लेंगे? तो ये बड़ा अफसोसनाक मुकाम है। और मैंने कहा मैं आपसे शेयर करूं कि शहबाज शरीफ साहब जो 17 माह पाकिस्तानी अवाम के लिए तूफ़ान बर्पा करते रहे, उनकी ज़िंदगी में खुदकशियाँ बढ़ी, डकैतियाँ बढ़ी, भूख नंग बढ़ी, आज फिर वही हमारे सर पे बैठ के हमारी गुर्बत की तर्जुमानी कर रहे हैं। और आज फिर वो वही सबक दोहरा रहे हैं माय बेस्ट फ्रेंड का, जो पिछले 30 सालों से दोहराते आ रहे हैं। लेकिन अफ़सोस का मुकाम ये है कि हम इतने बेबस हैं कि हम सिवाय आंखें बंद करके ये सारा कुछ देखने के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें भी अखलाकी क़ुव्वत और करेज ख़त्म हो गई है। यही वजह है कि एक शख्स जिसने गैरत के नाम पे अमेरिका को ललकारा, आज जेल में बंद है। और जो कुछ जेल में उनके साथ हो रही है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, वो सबके सामने है कि किस तरह उनके ऊपर जाली केसेस बनाए जा रहे हैं, किस तरह जजेस को डराया धमकाया जा रहा है। और अब तो ये बात खुल के सामने आ गई, जो 6 जजेस ने ख़त लिखा है वो एक चार्ज शीट है अदलिया के हवाले से। उसमें इदारों के ऊपर तो छोड़ ही दें जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, लेकिन जो चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद के हवाले से उन्होंने कुछ कहा है अपने ख़त में, वो एक खौफनाक भयानक इल्ज़ामात हैं। अब चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के कोर्ट में गेंद है कि वो अपनी जुडिशरी की इज़्ज़त बहाल करने के लिए कुछ करते हैं, या ये ख़त भी नज़र हो जाएगा रद्दी की टोकरी में। क्योंकि ये एक शख्स का इल्ज़ाम नहीं है, 6 जजेस ने इल्ज़ाम लगाया जिसमें बड़े भयानक इल्ज़ामात हैं, जिसमें अगवा जजेस के अहल खाना को किया गया, उनके घरों में वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, उन्हें किस तरह से डराया धमकाया गया मर्ज़ी के फ़ैसले लेने के लिए। ये खौफनाक इल्ज़ामात हैं। और चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को अब अपनी इस रिट को साबित करना होगा कि वो अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड़े फ़ैसले कर सकते हैं। क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है और उसमें जजेस के हवाले से जितनी तफरीक सामने आई है, अगर ये ख़त भी सिर्फ तफरीक की नज़र हो गया तो शायद जुडिशरी को तो कुछ भी नहीं होगा, वो पहले भी कोई इतनी नेक नाम नहीं है। लेकिन अगर आप आज जस्टिस सदीकी को ये कहते हैं कि उन्होंने सच बोला था, तो हो सकता है फिर आने वाले दिनों में कभी ये ख़त भी साबित हो जाए कि उन्होंने सच बोला था। लेकिन हर दफ़ा हम ऐसा क्यों करते हैं कि वक्त गुजरने के बाद सच बोलने की कोशिश करते हैं, और भुट्टो को मार देने के बाद हम अदालती कत्ल कहते हैं, जस्टिस सदीकी के इस्तीफ़े को कि उन्हें फ़ारिग करने के बाद हम कहते हैं उनसे ज़्यादती हुई। अब ये ख़त फिर एक दफ़ा इंसाफ़ के कटघरे में इंसाफ़ मांगने के लिए खड़ा है। देखते हैं हमारी जुडिशरी क्या करती है।